आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की बड़ी बड़ी लैब्स में ना दुनिया भर के वैज्ञानिक आज एक ऐसे चमत्कारी अणु को समझने में लगे हैं जी जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर सकता है बिल्कुल। या फिर गहरे डिप्रेशन को भी मात दे सकता है। लेकिन उस अणु को मानव शरीर में सही तरीके से एब्जॉर्ब करवाने का जो असली पासवर्ड है ना, जी वो 5000 साल पहले ही एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ में लिखा जा चुका था। देखिए, जिस चीज को आज पूरी दुनिया में गोल्डन स्पाइस का नाम देकर बड़े बड़े कैफे में भारी कीमत पर बेचा जा रहा है ना, उसका पूरा औषधीय और वैज्ञानिक आधार हमारी रसोई में एक साधारण पीले पाउडर के रूप में सदियों से मौजूद है। हाँ, वो भी एकदम चुपचाप। हाँ? तो इस पीले पाउडर यानी हरिद्रा, जिसे हम आम बोलचाल में हल्दी कहते हैं, जी आज का हमारा ये गहन अध्ययन इसी पर केंद्रित है। बिल्कुल। और इस विस्तृत चर्चा का मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि हल्दी किन बीमारियों में काम आती है, बल्कि हमें ये समझना है कि ये शरीर के भीतर एकदम सेल्यूलर लेवल पर काम कैसे करती है। सही कहा। और इसके लिए हमारे पास बहुत ही ठोस स्रोत हैं। जी हम अथर्ववेद से लेकर चरक संहिता, अष्टांग हृदयम, सुश्रुत संहिता और आज की आधुनिक लैब्स में पब्लिश हुए लगभग 12,000 से अधिक रिसर्च पेपर्स का विश्लेषण करेंगे। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हल्दी एक सुपर हीरो है जो बस हमारी रसोई में एक साधारण मसाले का भेष बदलकर छिपकर रह रहा है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का ये जो संगम है ना, ये आज कई ऐसी धारणाओं को तोड़ेगा जिन्हें हम केवल दादी माँ के नुस्खे मानकर इग्नोर कर देते हैं। शुरुआत सबसे प्राचीन ग्रंथ यानी अथर्ववेद से करते हैं। इसके पहले कांड के 35वें सूक्त में, जिसे हरिद्र सूक्त कहा जाता है, हल्दी का बहुत ही खूबसूरत काव्यात्मक वर्णन मिलता है। जी, वहाँ इसे बहुत विशेष स्थान दिया गया है। बिल्कुल, वहाँ इसे हरिणी यानी हिरणी जैसी सुंदर और विश्व भेषज यानी संपूर्ण विश्व की औषधि कहा गया है। एक श्लोक है, नमस्ते हरिद्रे भद्रे सुवर्ण वर्णे शुभे। हाँ, ये श्लोक इसके 4 दिव्य गुणों को दर्शाता है। मतलब जो भद्र है, सुनहरे रंग की है, शुभ है और शिव यानी कल्याणकारी है। लेकिन मेरा यहाँ एक सवाल है। जी पूछिए। 5000 साल पहले किसी साधारण जड़ी बूटी को विश्व की औषधि और पाप दोष नाशक कह देना, क्या ये केवल एक पोएटिक एग्जैजरेशन या अतिशोक्ति नहीं लगती? मतलब एक पौधे को पूरी दुनिया की दवा कह देना साइंटिफिक तौर पर कैसे लॉजिकल हो सकता है? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो ये है कि प्राचीन ग्रंथों की भाषा को समझने के लिए हमें उस समय की शब्दावली को डिकोड करना पड़ता है। अच्छा। हाँ, जब अथर्ववेद में इसे देव वंदना के साथ जोड़ा गया तो उसका मतलब केवल कोई कर्मकांड नहीं था। उसमें साफ लिखा है कि ये क्षेत्रीय रोग को दूर करती है। क्षेत्रीय रोग, ये क्या होता है? आयुर्वेद में क्षेत्रीय रोग का मतलब उन गंभीर बीमारियों से है जो जेनेटिक होती हैं, यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं और शरीर के एकदम गहरे स्तर पर जड़ जमा चुकी होते हैं। ओह वाओ, मतलब डीएनए लेवल की बीमारियां। बिल्कुल। इसे विश्व भेषज इसलिए कहा गया क्योंकि इसके गुण किसी एक खास अंग तक सीमित नहीं है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, पाचन तंत्र, खून, त्वचा और दिमाग सभी पर एक साथ असर करती है। यानी ये कोई अतिशयोक्ति नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन था कि एक ही द्रव्य पूरे शरीर में इतनी व्यापक रूप से काम कर सकता है। ये तो सच में हैरान करने वाला है। मतलब हजारों साल पहले इसके इस मल्टी डायमेंशनल असर को पहचान लिया गया था। अगर हम इसी कड़ी में आगे बढ़ें और महर्षि चरक की चरक संहिता पर आएं, तो उन्होंने हल्दी को कंडघ्न गण में सबसे प्रमुख स्थान दिया है। जी, कंडघ्न यानी खुजली और स्किल की बीमारियों को नष्ट करने वाली औषधियों का समूह। हाँ, और चरक संहिता में इसे एक बेहद शक्तिशाली रक्त शोधक यानी ब्लड प्यूरिफायर माना गया है। देखिए, रक्त शोधन की ये प्रक्रिया बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। स्किन की ज्यादातर बीमारियां बाहर के इन्फेक्शन से नहीं बल्कि खून में मौजूद टॉक्सिन्स की वजह से होती हैं। मतलब समस्या अंदर है और दिख बाहर रही है। एकदम सही। और हरिद्रा सीधे लिवर के काम करने की क्षमता को बढ़ाती है, जिससे खून के टॉक्सिन्स तेजी से फिल्टर होके बाहर निकलते हैं। खून अंदर से साफ होता है तो स्किन की बीमारियां अपने आप ठीक होने लगती हैं। इसी संदर्भ में ना चरक संहिता का एक फॉर्मुलेशन मेरा बहुत ध्यान खींचता है, जिसे हरिद्रा खंड कहा गया है। ये आज के किसी महंगे स्किन केयर सीरम या इम्यूनिटी बूस्टर जैसा ही है। हाँ, हरिद्रा खंड आयुर्वेद की बहुत ही प्रसिद्ध औषधि है। लेकिन इसके बनाने का तरीका बड़ा अजीब है।
इसमें हल्दी को पहले दूध में उबाला जाता है, फिर उसमें घी मिलाया जाता है, और जब ये ठंडा हो जाता है तब इसमें शहद, मिश्री और काली मिर्च डाली जाती है। जी बिल्कुल। अब यहाँ मुझे बहुत उलझन हो रही है। मीठे दूध, घी और शहद के मिश्रण में काली मिर्च जैसी तीखी चीज डालने का क्या लॉजिक है? मीठे के साथ तीखा क्यों? ये उलझन एकदम स्वाभाविक है, लेकिन यही आयुर्वेद का सबसे बड़ा रहस्य है। इस तीखी काली मिर्च के रहस्य को हम थोड़ा होल्ड पर रखते हैं। अच्छा, इसे अभी नहीं बताएंगे? नहीं, क्योंकि जब हम मॉडर्न साइंस वाले हिस्से पे आएंगे ना, तब इसका जो राज खुलेगा वो दिमाग चकरा देने वाला होगा। तब समझ आएगा कि चरक का विज्ञान कितना सटीक था। चलिए ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। चरक संहिता में एक और दिलचस्प बात मेहरोग यानी डायबिटीज से जुड़ी है, जहां दारू हरिद्रा और हल्दी का इस्तेमाल बताया गया है। हाँ, डायबिटीज के लिए ये बहुत ही प्रभावी है। लेकिन जब हम इसी डायबिटीज को लेकर महर्षि वाग्भट के ग्रंथ अष्टांग हृदयम में जाते हैं ना, तो वहां कुछ ऐसा मिलता है जो हमारी सामान्य समझ के बिल्कुल उल्टा लगता है। वाग्भट जी का विजन हमेशा से ही बहुत विश्लेषणात्मक रहा है। उन्होंने हरिद्रा के लिए एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है जो बहुत कम औषधियों को मिला है, त्रिदोष जित। वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करने वाला। बिल्कुल। प्रकृति में ज्यादातर औषधियां किसी एक या दो दोषों को बैलेंस करती हैं, लेकिन तीसरे को बढ़ा देती हैं। हल्दी उन चुनिंदा द्रव्यों में से है जो एक साथ तीनों को सांध लेती है। लेकिन वाग्भट जी का जो प्रयोग सबसे ज्यादा हैरान करता है वो है डायबिटीज और उससे जुड़ी आंखों की बीमारियों का इलाज। जी, हरिद्रा गुड़ का प्रयोग। हाँ, डायबिटीज के मरीजों के लिए हल्दी और गुड़। एक तरफ शरीर में शुगर का लेवल पहले से हाई है और ऊपर से दवा के रूप में मीठा गुड़ दिया जा रहा है। आज के साइंस के हिसाब से तो ये बिल्कुल अतार्किक है। पहली नजर में ये बिल्कुल उल्टा लगता है, लेकिन अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें ना, तो आयुर्वेद में संयोग का विज्ञान बहुत गहरा है। संयोग मतलब कॉम्बिनेशन? हाँ, जब दो चीजें मिलती हैं तो उनका असर बदल जाता है। यहाँ गुड़ सिर्फ मिठास के लिए नहीं है। डायबिटीज के कारण आंखों की जो सूक्ष्म नसें कमजोर पड़ जाती है ना, उनमें सूजन आ जाती है, जिसे आज डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। एकदम सही। अब हल्दी को उन कमजोर नसों तक पहुंचना है। गुड़ यहाँ एक अनुपान यानी गाड़ी या व्हीकल का काम करता है। वो हल्दी को सीधे उन आंखों की नसों तक पहुंचाता है। ओह, तो गुड़ एक तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। जी, गुड़ के बिना हल्दी का सीधा असर आंखों की उन बारीक नसों तक इतनी आसानी से पहुंच ही नहीं पाता। ये तो बहुत ही अद्भुत है। अब इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात से मुझे सर्जन महर्षि सुश्रुत की याद आती है। सुश्रुत संहिता में हल्दी का जो उपयोग बताया गया है वो इसकी एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल, शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के क्षेत्र में यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। सुश्रुत ने इसे व्रण शोधन और रोपण यानी घाव की सफाई और उसे भरने वाली सर्वश्रेष्ठ औषधि माना है। हम इसकी तुलना आज के सर्जिकल एंटीसेप्टिक पाउडर से कर सकते हैं। हाँ, और ये बहुत ही प्रभावी एंटीसेप्टिक है। बचपन में चोट लगने पर जो घर में घाव पर हल्दी लगाई जाती थी ना, वो असल में कोई दादी माँ का साधारण नुस्खा नहीं था। वो सीधा सुश्रुत संहिता का शल्य चिकित्सा विज्ञान था। सुश्रुत बहुत अच्छी तरह जानते थे कि सर्जरी या चोट के बाद बाहर से इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा होता है। हरिद्रा चूर्ण वहां बैक्टीरिया को मारता है और नई कोशिकाओं को तेजी से बनाता है। सुश्रुत संहिता में हल्दी के तेल यानी हरिद्रा तेल का भी जिक्र है, जो एक्जिमा और जलने के घावों पर लगाया जाता है। जी, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला हिस्सा विष चिकित्सा का है। सांप या जहरीले कीड़े के काटने पर इसका उपयोग। सुश्रुत ने इसका आंतरिक और बाहरी दोनों तरह का प्रयोग बताया है। देखिए, जब कोई जहर शरीर में जाता है तो वो खून में बहुत तेजी से फैलता है और भयंकर सूजन पैदा करता है। हल्दी का पहला काम ही खून को शुद्ध करना और सूजन को रोकना है। तो बाहरी लेप जहर को फैलने से रोकता है। हाँ, बाहरी लेप उस जगह पर जहर के असर को धीमा करता है, और जब इसे खाया जाता है तो ये अंदर से अंगों को उस जहर के डैमेज से बचाती है। अब ना इन अलग अलग प्रयोगों को देखकर मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। कैसा कंफ्यूजन? देखिए, घाव के लिए हल्दी को घी के साथ लगाना है। स्किन के लिए इसे हरिद्रा खंड में दूध और मिश्री के साथ लेना है। डायबिटीज में दारू हरिद्रा के साथ, बुखार में गोल्डन मिल्क के रूप में, जोड़ों के दर्द में अदरक और काली मिर्च के साथ, जी, और जहर के असर को कम करने के लिए घी या शहद के साथ। मुख्य चीज तो सिर्फ हल्दी ही है ना। फिर इसे लेने के इतने अलग अलग तरीके क्यों? क्या सिर्फ एक चम्मच हल्दी पानी के साथ निगल लेना काफी नहीं है? इसे समझने के लिए हमें आयुर्वेद के उसी अनुपान विज्ञान को थोड़ा और गहराई से समझना होगा,
जिसकी बात हमने गुड़ के टाइम पर की थी। अच्छा। देखिए, हल्दी अपने आप में बहुत पावरफुल है, लेकिन शरीर में करोड़ों सेल्स हैं। हल्दी को शरीर के किस हिस्से में जाकर क्या काम करना है, ये उसका अनुपान यानी उसके साथ मिलाई गई चीज तय करती है। यानी अनुपान एक तरह का जीपीएस या दिशा निर्देशक है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। ये जीपीएस ही है। जब हल्दी को घी के साथ लिया जाता है तो घी की बनावट ऐसी होती है कि वो दिमाग के ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर सकता है। ओह, तो घी हल्दी को सीधे दिमाग तक ले जाता है। हाँ, वहीं जब इसे शहद के साथ लिया जाता है तो शहद का एक खास गुण होता है योगवाही। ये हल्दी को गले, फेफड़ों और रेस्पिरेटरी ट्रैक तक ले जाता है। और अगर सिर्फ पानी के साथ लें तो बहुत मुमकिन है कि वो आंतों से गुजरकर सीधा शरीर से बाहर निकल जाए और उसका जो असली फायदा है वो मिले ही ना। ये लॉजिक तो बहुत ही परफेक्ट है। लेकिन अब समय आ गया है इस पूरी चर्चा को आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर कसने का। जी बिल्कुल। 12,000 से ज्यादा मॉडर्न रिसर्च पेपर्स ने हल्दी का जो एनालिसिस किया है वो इन प्राचीन ग्रंथों से कितना मैच करता है। और सबसे बड़ा सवाल, महर्षि चरक के उस हरिद्राखंड वाले मीठे फॉर्मूले में तीखी काली मिर्च क्यों डाली गई थी? ये पहेली अब सुलझनी चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। देखिए, जब मॉडर्न लैब्स में हल्दी का मॉलिक्यूलर लेवल पर टेस्ट हुआ तो वैज्ञानिकों को इसमें एक मुख्य एक्टिव कंपाउंड मिला जिसे उन्होंने करक्यूमिन नाम दिया। करक्यूमिन? हाँ, और रिसर्च बताती है कि ये करक्यूमिन इतना पावरफुल है कि ये शरीर में सूजन पैदा करने वाला एक खास एंजाइम कॉक्स-2 को ब्लॉक कर देता है। ये एस्पिरिन जैसी आम एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं से भी 3 से 5 गुना ज्यादा असरदार है। वाह, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि करक्यूमिन शरीर में आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होता। जब हम केवल हल्दी खाते हैं ना, तो हमारा लिवर उसे एक बाहरी तत्व समझ लेता है और तुरंत मेटाबोलाइज करके शरीर से बाहर फेंक देता है। अच्छा। हाँ, इसका नतीजा ये होता है कि शरीर हल्दी के गुणों का सिर्फ 1% हिस्सा ही एब्जॉर्ब कर पाता है। तो इस सब का क्या मतलब है? क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा लिवर एक बहुत ही सख्त सिक्योरिटी गार्ड की तरह है जो करक्यूमिन को खून में जाने से पहले ही धक्के मारकर बाहर निकाल देता है? ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। लिवर की इसी सख्ती के कारण करक्यूमिन का असली फायदा हमें नहीं मिल पाता। और बस यहीं पर महर्षि चरक की उस काली मिर्च का राज खुलता है। ओह, तो काली मिर्च कुछ करती है? वैज्ञानिकों ने पाया कि काली मिर्च के अंदर पाइपरीन नाम का एक तत्व होता है। जब करक्यूमिन के साथ पाइपरीन को मिलाया जाता है तो पाइपरीन कुछ समय के लिए लिवर की उस सख्त सिक्योरिटी को धीमा कर देता है। यानी उस सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटका देता है। बिल्कुल। और इस बीच करक्यूमिन को खून में पूरी तरह से घुलने का टाइम मिल जाता है। वाह, तो इस प्रोसेस से करक्यूमिन का एब्जॉर्प्शन कितना बढ़ता है? कोई डेटा है? रिसर्च के आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। काली मिर्च के इस पाइपरिन की वजह से करक्यूमिन का एब्जॉर्प्शन 2000% यानी 20 गुना तक बढ़ जाता है। 2000%? वेट, रियली? इसका सीधा सा मतलब यह है कि 5000 साल पहले जब कोई मॉडर्न माइक्रोस्कोप नहीं था, कोई लैब नहीं थी, तब महर्षि चरक को ये पूरी बायोकेमिकल प्रोसेस पता थी। बिल्कुल। वे जानते थे कि हल्दी को खून में 2000% ज्यादा एब्जॉर्ब करवाने के लिए उसमें काली मिर्च मिलाना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने स्किन के उस मीठे हरिद्राखंड में तीखी काली मिर्च डाली थी। ये तो माइंड बॉगलिंग है। यही तो हमारे प्राचीन विज्ञान की सबसे बड़ी ताकत है। आज के 12,000 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स सिर्फ उन्हीं बातों को साबित कर रहे हैं जो चरक और वाघभट हजारों साल पहले लिख चुके हैं। क्या इन पेपर्स में कोई और बड़ी बीमारी पर भी रिसर्च है? हाँ, इन मॉडर्न पेपर्स में कैंसर पर भी बहुत डिटेल में स्टडीज हुई हैं। करक्यूमिन स्तन, प्रोस्टेट और कोलोन कैंसर की कोशिकाओं में एक विशेष प्रोसेस को ट्रिगर करता है जिसे एपोप्टोसिस कहा जाता है। एपोप्टोसिस? क्या आप इस प्रोसेस को थोड़ी सरल भाषा में समझा सकती हैं? हाँ बिल्कुल। एपोप्टोसिस का सीधा अर्थ है कोशिकाओं की प्रोग्राम्ड मृत्यु। यानी जब करक्यूमिन कैंसर सेल के अंदर पहुंचता है ना, तो वो उनके खुद को नष्ट करने वाले बटन को ऑन कर देता है। मतलब वो खुद ही सुसाइड कर लेती हैं? जी, और सबसे खास बात यह है कि ये प्रोसेस सिर्फ कैंसर कोशिकाओं को ही खत्म करती है। स्वस्थ कोशिकाओं को इसका कोई नुकसान नहीं होता। ये तो कीमोथेरेपी से बिल्कुल अलग है। वहां तो स्वस्थ कोशिकाएं भी डैमेज हो जाती हैं। ये मॉडर्न मेडिसिन के लिए बहुत बड़ी उम्मीद है। और सिर्फ शारीरिक रोग ही नहीं, दिमाग से जुड़ी बीमारियों में भी इसके नतीजे बहुत दिलचस्प हैं।
खास तौर से अल्जाइमर में, जहां इंसान की याददाश्त कमजोर होने लगती है। उसमें हल्दी कैसे काम करती है? अल्जाइमर का एक बड़ा कारण होता है दिमाग के अंदर एमाइलॉइड प्लाक का जमा होना। ये एक तरह के प्रोटीन का गुच्छा है जो दिमाग की नसों के बीच का कनेक्शन ब्लॉक कर देता है। अच्छा। ताज़ा रिसर्च ये प्रमाणित करती है कि क्यूक्यूमिन इन प्लाक के गुच्छों को घोलने की ताकत रखता है, जिससे याददाश्त में सुधार के बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे गए हैं। और शायद मेंटल हेल्थ यानी डिप्रेशन में भी इसका कोई रोल है? जी बिल्कुल। एक क्लिनिकल ट्रायल में करक्यूमिन की तुलना डिप्रेशन की सबसे फेमस दवा प्रोजैक यानी फ्लुओक्सिटीन से की गई। और रिजल्ट क्या रहा? हल्के और मीडियम स्तर के डिप्रेशन में करक्यूमिन का असर उस केमिकल दवा के बिल्कुल बराबर पाया गया। बिना किसी साइड इफेक्ट के? हाँ, क्योंकि डिप्रेशन की दवाएं दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामीन को आर्टिफिशियली बढ़ाती हैं, जिसके साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन करक्यूमिन यही काम बिल्कुल नेचुरल तरीके से करता है। ये तो सच में एक जादू की तरह है। तो अगर हम इस पूरे सफर को समेटें तो ये वाकई एक बहुत ही अद्भुत गहन अध्ययन रहा है। बिल्कुल। हमने अथर्ववेद के विश्व भेषज से शुरू किया, फिर चरक संहिता में देखा कि कैसे ये लिवर को एक्टिवेट करके खून साफ करती है। अष्टांग हृदयम ने इसके त्रिदोषजित होने का राज खोला। सुश्रुत संहिता ने इसे सर्जरी और जहर का अचूक इलाज बताया। हाँ, और फिर मॉडर्न लैब्स ने कैसे 2000% एब्जॉर्प्शन को साबित किया। ये साफ करता है कि ये सिर्फ कोई गोल्डन स्पाइस नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है। एकदम सही। और इस विस्तृत चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। अगर प्राचीन ऋषियों को बिना किसी आधुनिक मशीन के 5000 साल पहले हल्दी और काली मिर्च के बीच 2000% एब्जॉर्प्शन वाले इस अचूक तालमेल का पता था, तो जरा सोचिए हमारी रसोई के डब्बों में ऐसे और कितने गहरे वैज्ञानिक रहस्य छिपे हैं जिन्हें आज का विज्ञान शायद कल खोजने वाला है। ये वाकई सोचने वाली बात है। इस गहन अध्ययन में शामिल होने के लिए और इस रहस्य को समझने के लिए धन्यवाद। अगली बार जब भी हल्दी का कोई फॉर्मूला सामने आए तो इस प्राचीन विज्ञान को जरूर याद रखें।